हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपने मुझसे सबसे ज्यादा पूछा कि सर बीम में लैपिंग कहां देनी चाहिए और कहां उस एज पर आईएस कोड ये होनी चाहिए और इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो इसके ऊपर आज पूरा डिटेल वीडियो लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको एकदम क्लियरली समझा सकूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बीबीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि आखिर बीम में लैप कहां प्रोवाइड करना है और आखिर कितना प्रोवाइड करना है, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह का वक्त जाया किए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक बीम और कॉलम का कोई एक सेट लेके आया। ये कंटिन्यूअस बीम है, आगे भी एक ये बीम कंटिन्यू जा रहा है। अभी मैंने वैसे ऐसे काट दिया है ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो अब सबको ये समझना है कि भैया अब इसमें लैप कहां प्रोवाइड करे, यहां प्रोवाइड कर दे, यहां प्रोवाइड करे या लैब यहां प्रोवाइड करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाउट है। और हम लोग कॉलेज लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है ना, वो कुछ ऐसे एक्ट करता है। तो वो सबसे ज्यादा एक्ट यहां करता है, ये हमारा माइनस में होता है, ये भी हमारा माइनस में होता है और ये हमारा प्लस में होता है। तो लैप्स कहां प्रोवाइड करें हम लोग, तो इसके ऊपर डिटेल में समझते हैं हम लोग और चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पर। सो इंजीनियर्स, ये बनाया मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम और इसमें हम लोगों को ये समझना है कि आखिर लैप कहां प्रोवाइड करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, जो अभी आईएस कोड जो हम लोग रेफर करने वाले हैं। हम लोग कौन सा आईएस कोड रेफर करने वाले हैं अभी? हम लोग आईएस कोड 13920/2003 इसे रेफर करने वाले हैं। तो इसमें एक छोटा क्लॉज है, उसमें दिया है विड्थ टू डेप्थ रेशियो। विड्थ टू डेप्थ रेशियो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 0.3 और मोर। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समझ लेते हैं हमारे पास एक बीम है, इसका मैं सेक्शन बना रहा हूं इस बीम का। ठीक है, इसकी जो डेप्थ है वो है कुछ हमारे पास 850 mm की है और ये कुछ 350 mm की इसकी विड्थ है। ये डेप्थ हो गई और ये विड्थ हो गई। तो जब आप लोग इसे का रेशियो निकालोगे तो हम इसका रेशियो निकाल के देखते हैं। रेशियो कैसे हो गया? 350/850 कुछ इस तरीके से हम लोगों ने किया। तो इसका रेशियो आप लोग कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना आएगा। इसका रेशियो आएगा कुछ 0.4। तो ये 0.3 से ज्यादा है तो फिर ये ठीक है, इसका ये कहना है। अब क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर आप लोगों को पूरा बीबीएस सॉल्व करना है एक पूरे प्रोजेक्ट का, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो हमारे साथ सिविल गुरुजी की 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, जहां पर आपको डिटेल एस्टिमेशन बताया जाएगा, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, ऑटोकैड सर्वेइंग, ये सारी चीजें आप लोग सीख सकते हो। करना क्या है? कॉल करना है अभी 9111001234 पर और कहना है कि भैया 2 महीने की ट्रेनिंग 60 डे हार्ड चैलेंज ज्वाइन करना है, क्योंकि एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रोजेक्ट आप लोग सॉल्व करोगे जिसमें लेआउट्स भी इंक्लूड है, जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को इनहैंस करेंगे। और इसी के साथ हर एक दिन क्या होता है सिविल गुरुजी में 60 डे हार्ड चैलेंज में, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है यूट्यूब पर, जिसका डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है। वहां से जाकर आप देख सकते हो कि डेली सिविल गुरुजी क्या पढ़ाता है। उसी के साथ साथ अगर आपको यह पता करना है कि सिविल गुरुजी का कंटेंट क्या है, तो आपको ब्रोशर दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो और डेली का कंटेंट देख सकते हो और पता कर सकते हो क्या ये ट्रेनिंग आपके काम की भी है या नहीं। इसका और एक पॉइंट है, वो है बीम डेप्थ एंड स्पान रेशियो नॉट मोर देन 0.25। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये जो हमारी डेप्थ है और ये जो हमारा क्लियर स्पैन है, इसका जो रेशियो है वो 0.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है बीम, जब भी आप लोग बीम का बीबीएस बना रहे हैं, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा मैं यहां से हटा देता हूं और हम हमारे टॉपिक पर भी वापस आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कहां पर हम लोगों को लैब प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि जहां पर सिस्मिक जोन होता है, यहां पे अर्थक्वेक की बात होती है। तो जो अर्थक्वेक की बात हो रही है, तो वहां पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। एज अ सिविल इंजीनियर हमें कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो सेफ बनानी है, तो उसके लिए ये आईएस कोड है 13920/2003। ये आप लोगों को, हर एक सिविल इंजीनियर को मैं कहूंगा कि ये जरूर रेफर करें आप लोग। तो इसमें ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हो
कि ये जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, ये जो जॉइंट होते हैं इस पर कभी भी हम लोगों को कोई भी लैब प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि यही तो जॉइंट्स है। अगर मैं एक पकड़ के बिल्डिंग को, अगर मैं बहुत विशाल हो जाऊं और बिल्डिंग को पकड़ के जोर जोर से हिलाना स्टार्ट कर दूं तो सबसे पहले वो कहां से टूटेगी भैया? जॉइंट से टूटेगी, है ना। तो पहले ही वो जॉइंट पर है और वहीं पर आप लोग लैब प्रोवाइड कर दोगे, तो क्या ये सेंसिबल बात है? नहीं। तो यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करना है, आईएएस कोड भी यही कह रहा है, आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद अब यहां प्रोवाइड नहीं करना है तो फिर कहां प्रोवाइड करना है? तो एक आप लोगों को थ्योरी बताई जाती है जो हम लोग कॉलेज से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया कुछ इस तरीके से जो है वो बेंडिंग डायग्राम जो है वो बेंडिंग मोमेंट एक्ट करता है। यहां पर माइनस होता है, यहां पर माइनस होता है, यहां पर प्लस होता है। कुछ इसी तरीके से जब इस पर लोड पड़ता है तब, जब इस पर लोड पड़ता है तब। तो कहां प्रोवाइड किया जाए? अगर मैं बॉटम रेनफोर्समेंट की बात करूं तो हमें कहा जाता है कि भैया आप जो है वो इस 2 पॉइंट के बाद कहीं भी लैब प्रोवाइड कर दो। कहीं भी मतलब कहां? कहीं भी कर दो। तो ये गलत है। तो कहां प्रोवाइड करना है मैं आपको बताता हूं। एज पर आईएएस कोड 13920 ये कहते हैं कि 2D के बाद आप लोग जो है वो लैब प्रोवाइड कर सकते हो। इस इनर पोर्शन से, कॉलम की इनर पोर्शन से 2D के बाद छोड़ सकते हो। 2D, तो 2D के बाद हम लोग लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया। थोड़ा मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी अच्छे से साफ ड्राइंग बनाई है ताकि अच्छे से हम लोग समझ पाए। तो अब ये 2D क्या है? अब ये 2D ये है कि भैया इसमें D हमें समझना है। 2 तो हम लोग बचपन से जानते हैं 2 को। D क्या है? तो यहां पर मैं एक डेप्थ ऑफ बीम ले लेता हूं। ये एक बीम है ना, समझ लेते हैं कि एक बीम, इसकी डेप्थ है समझ लेते हैं हम लोग 400 mm, ठीक है। अब D मतलब होता है इसकी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? इसमें रेनफोर्समेंट होगा, बॉटम रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसके बॉटम रेनफोर्समेंट यहां से टॉप से लेकर इसके बॉटम रेनफोर्समेंट के सेंटर तक जो होता है वो होता है हमारा D, वो होता है हमारा D। इसका फॉर्मूला लिखूं अगर मैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, डेप्थ ऑफ बीम माइनस बीम माइनस माइनस क्या? सबसे पहले क्लियर कवर, क्लियर कवर, और फिर माइनस हाफ डाया ऑफ मेन बार, ठीक है। ये हाफ है ना, तो कंफ्यूज ना हो जाए, मैंने HF लिखा हूं तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हाफ डाया ऑफ मेन बार। तो ये कितना आंसर निकलेगा? एक बार आंसर निकाल के देख लेते हैं हम लोग। कितना है हमारा? 400 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 400 माइनस 25 माइनस हमारा हाफ डाया कितना है? हमारा हाफ डाया 16 mm की बार है तो 8 mm का हो गया ये, ठीक है। तो 400 माइनस 25 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा? 367। और ये क्या सिर्फ D है क्या? नहीं, ये है 2D है अगर, तो 2 इंटू 367, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 734 mm। तो ये आ गया हमारा 734 mm। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद देखते हैं कि ये जो हमारा 2D था, मतलब ये कितना हो गया हमारा? 734 mm। इतना छोड़ना है, यही है हमारा 2D, इतना छोड़ना है। लेकिन इसी के साथ साथ आईएएस कोड 13920 ये कहता है कि बेंडिंग मोमेंट जो इस पर पड़ रहा है उसके 50% के बाद भी आप लोग इसका लैब देना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इसका समझ लो सेंटर, सबसे पहले ये समझो कि इनको 4 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं कि ये 6 मीटर का बीम है, तो ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर और ये हो गया 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर हो गए। तो अब इसका सेंटर है ये, इसका सेंटर ये हो गया। तो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना है? हम लोगों को सेंटर से 50% बोला है, तो 50% कितना हो गया हमारा? हो गया ये लगभग इसका सेंटर है ना। तो इसके सेंटर से 1.5 मीटर छोड़ना है हम लोगों को, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 750 और ये हो गया 750। इसके 750 छोड़ना है, यहां से 750 छोड़ना है और यहां से 734 छोड़ना है। इसके बाद हम लोग लैब प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको टोटल कितना है, ये यहां से यहां तक 3 मीटर है, ठीक है। ये 3 मीटर है और ये पूरे का पूरा 1.5 मीटर भी नहीं हो रहा है क्योंकि 750 1.5 मीटर हो रहा है और इसमें अभी 34 है ना। तो हम लोगों के पास जो एक लगभग हिस्सा है वो 1.5 मीटर बचा हुआ है लैब प्रोवाइड करने। तो मैं अगर आपसे ये कहूं, अगर आप मेरी बात की मान लेते हो, मैं थोड़ा एक नई ड्राइंग बनाना चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ लिख दिया है हम लोगों ने, है ना। ये एक बीम है, यहाँ पर एक बार आ रही है, ठीक है, उसको लैप करना है
है ना। यहां से हम लोग पहले ही दिमाग लगा के 2D छोड़ दो, ठीक है। वो 750 को अभी हम लोग भूल रहे हैं, ठीक है। मैं एक ही बता रहा हूं बस। यहां से बार आई, इस बार को बराबर 2D तक लेके आओ, ठीक है। बॉटम की बात कर रहा हूं। यहां से जो हम लोग बेंड प्रोवाइड करते हैं लैब के लिए वो कर दिया हम लोगों ने। और ये जो बेंड होता है इसको कभी इसके नीचे नहीं करना ना, वरना कवर खराब हो जाएगा, हमेशा ऊपर करना, ठीक है। और यहीं से लैब प्रोवाइड कर दो ऐसा। तो भैया ये तो सेफ हो गया ना, हमने 2D छोड़ दिया, है ना। और 110% सेंटर से जो उसका 50% वाला है वो भी इसमें इंक्लूड हो जा रहा होगा। मतलब हम लोगों ने दोनों कंडीशन समझ ली, है ना। दोनों कंडीशंस हम लोग जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये आप लोग कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया कि ये तो बॉटम की हो गई, टॉप में कहां दे। आप लोगों ने अभी देखा कि कुछ इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है ना। यहां माइनस, यहां प्लस होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट ये इस पोर्शन में यहां पर होता है, इस पोर्शन में यहां होता है और इस पोर्शन में यहां होता है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, है ना, कि भैया इतना सोचना ही नहीं है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा था बॉटम में, यहां पर आप लोग डायरेक्ट सेंटर में दो ना, सीएल में सेंटर में प्रोवाइड कर दो लैब, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, सेफ है। यही कह रहा है हमारा 13920 कि आप लोग टॉप में जहां पर बेंडिंग मोमेंट सबसे कम है वो सेंटर में ही होता है, तो हम लोग यहां पर लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट ये आता है कि सर हम लोग एक ही सेक्शन में कितने लैब प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी दूरी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक लैब से दूसरे लैब की दूरी अगर वो एक सेक्शन में, तो पहले ट्राई करो ना आए, अगर आ रहे हैं तो 1.3 टाइम्स जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, 1.3 टाइम्स से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारे आईएस कोड में डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ये तो समझ गए हम लोग कि लैब कहां प्रोवाइड करना है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर लैब लेंथ कितनी होनी चाहिए। मतलब इसको थोड़ा ऊपर करके लेके चलते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि आखिर लैब लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब ये लैब लेंथ क्या होती है ये भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि ये बार यहां पर हमारी खत्म हो गई, ठीक है, ये बार हमारी अब खत्म हो गई। अब हमें लैब प्रोवाइड करना है, मतलब इसके ये इस तरीके से, और उसके बाद जो नीचे दूसरी बार रहेगी उसका कलर में दूसरा कर दो ताकि आप लोग समझ। ये दूसरी बार है, ठीक है। तो इसमें लैप लेंथ मतलब क्या है, इसमें जो लैप लेंथ है वो ये वाला पोर्शन है, ये है लैप लेंथ। तो ये लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो एज पर आईएस कोड लैप लेंथ जो है वो एलडी से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा एलडी है वही हमारी इक्वल्स टू लैप लेंथ होनी चाहिए। और एलडी कैसे निकालना है ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूं, वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हो, आपको वहां से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि बीम में लैप कहां प्रोवाइड करना है। बॉटम में 2D छोड़कर कर दो और इसमें सेंटर में कर दो, और ये पूरा मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया। और ये बात बस ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए जॉइंट्स में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो होप करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे सजेस्ट जरूर करना। और जाते जाते मैं आप सभी के साथ कहना चाहता हूं कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।